नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में और झारखंड में वोटिंग से ठीक पहले आज वोट जिहाद के साथ साथ नोट जिहाद की भी एंट्री हो गई। कल तक तो चुनाव में शब्दों के बाण चलाए जा रहे थे, आज बात हाथापाई और एफआईआर तक आ गई। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े का नाम भी है। तावड़े पर नोट बांटने का इल्जाम लगा। जिस होटल में मौजूद थे वहां से पुलिस ने 9.5 लाख रुपए बरामद किए। जो वीडियो सामने आया उसमें दिखाई दिया माओवादी बहुजन अघाड़ी के सपोर्टर्स विनोद तावड़े के चारों तरफ नोट लहरा रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इस इलाके में हितेंद्र ठाकुर की दादागिरी चलती है। ये उनका इलाका है। उनके बेटे क्षितिज ठाकुर यहीं से उम्मीदवार हैं, इसलिए तावड़े फंस गए। विनोद तावड़े बार बार कहते रहे कि उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। फिर उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, लेकिन तावड़े ने बैठे बैठाए अपने विरोधियों को एक अच्छा खासा मुद्दा दे दिया। मिले तो 9.5 लाख रुपए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा 5 करोड़ मिले। उद्धव ने इसे नोट जिहाद करार दे दिया। नोट जिहाद के बाद आज वोट जिहाद की भी काफी चर्चा हुई। अबू आजमी और मौलाना सलमान अजहरी की बातचीत का एक वीडियो सामने आया, जिसमें मौलाना ने मुसलमानों से एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की गुजारिश की। अबू आजमी ने मौलाना सलमान अजहरी को क्या समझाया, उनसे फतवा देने की अपील किस अंदाज में की, यह भी आप उस वीडियो में साफ साफ सुनाई देगा। यह वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि जब यह वायरल हुआ तो बहुत सारे साधु संतों ने हिंदुओं से एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील कर दी। इन साधु संतों ने क्या कहा यह भी सुनने लायक है। वोटिंग से 24 घंटे पहले वोट जिहाद का मुद्दा इसलिए अचानक गर्म हुआ क्योंकि आज मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनाव लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अबू आजमी का वीडियो सामने आया। इसमें अबू आजमी मुफ्ती सलमान अजहरी से मुसलमानों के वोट अपने पक्ष में कराने की गुजारिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो सलमान अजहरी से कह रहे हैं कि उनके इलाके में 2 लाख मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन 5 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में हैं। अगर मुसलमानों के वोट बटे तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। अबू आजमी मुफ्ती सलमान अजहरी से गुजारिश कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब उन्हें जीत की दुआ दें, मुसलमानों को एकजुट होकर वोट करने का मैसेज दें। कैसे तशरीफ लाना हुआ? देखिए, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं। जब आपके केसेस हुए तो हम लोग बहुत फिक्रमंद थे और आप आए तो मुझे मुलाकात करने का बहुत दिल था। और अभी इलेक्शन भी है जी जी, तो मैं तो खासतौर से अभी तो आया कि आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लगा इलेक्शन। अच्छा। और इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी में रखी कि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है और नाम उसको एक लड़ने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार करते हैं और आपके साथ भी उन्होंने किया ही। इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अजहरी अबू आजमी से कहते हैं वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस्लाम की तौहीन करने वालों को कड़ी सजा का प्रोविजन किया जाए। इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ यूएपीए लगाया जाए। अबू आजमी ऐसा करने का वादा करते हैं। मुफ्ती अजहरी ने कहा अगर अबू आजमी दीन के लिए काम करेंगे तो अच्छी बात होगी। मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर किसी ने गलत अल्फाज से नवाजा तो उसको ये जो आपका 153A है या कुछ ये बिल्कुल बेकार है। कम से कम उस पर आप यूएपीए लगाइए। और अगर मेरा मैनिफेस्टो आप देखेंगे, मैं तो आज आपसे मिल रहा हूँ ना, मेरा मैनिफेस्टो 20 दिन पहले बन चुका है। उसमें पहली जो मेरी मांग है कि मैं अगर सत्ता में आया, पावर में आया, तो मैं सत्ता पक्ष से उसमें एक कानून जरूर बनवाना चाहूंगा कि जो जिन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरान शरीफ जलाने का या कोई गाली देने का ऐसी चीजें आई ना तो उसको यूएपीए के कानून में बंद किया जाए। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। डिमांड है ये। बिल्कुल। देखें, आप हमारी तकरीरें, हमारे बयानात कभी सुने होंगे या सुनते होंगे
और लोगों के दिलों तक हम पहुंचते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा यही एक मिशन है। अच्छा, उसके अलावा हम इस देश में रहते हैं, तो मैं खुलकर के ये भी कहता हूँ कि ना हम किसी को छेड़ें, ना आप हमको छेड़ें। जब कानून बनाना हो तो हम तो ये कह रहे हैं, तमाम जितने भी मुकद्दसात हैं, सबके नज़दीक, जो जिस धर्म को मानते हैं उनके नज़दीक कोई मुकद्दस है, किसी के भी, सबके लिए कानून बना दो। हाँ, जो मुकद्दस हजरात है उनके लिए आप कोई छेड़छाड़ ना करो। नहीं, मेरा दीन भी ये नहीं सिखा। मगर उनके लिए कुछ होता है ना, तो वो तो उसको पकड़ के उसको बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल, कि हमारे मजहब के खिलाफ होता है ना, तो उसमें मुकदमा नहीं करते लोग। ये तो हालत है जो सरकार बैठी हुई है, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। हम इस सिलसिले में मेरी दुआ है, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं से और लीडरों से जो भी चुन करके जाए, यही मुतालबा करता हूँ कि अबू आजमी और मुफ्ती सलमान अजहरी की मीटिंग का ये वीडियो महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ा इशू बन गया। बीजेपी और महायुति के नेताओं ने वोट जिहाद का सबूत बताया। मैं बीजेपी के नेताओं की बात आपको सुनवाऊं, इससे पहले आपको यह बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी हैं कौन, उनका बैकग्राउंड क्या है। सलमान अजहरी एक सुन्नी मौलाना हैं। सोशल मीडिया पर इनकी तकरीरें काफ़ी पॉपुलर हैं। सलमान अजहरी ने मिस्र की अल अज़हर यूनिवर्सिटी से इस्लाम की पढ़ाई की है। वो इस्लामिक हिस्ट्री के जानकार हैं, सोशल वर्कर हैं। इसी साल जनवरी में मुफ्ती सलमान अजहरी पर गुजरात की जूनागढ़ में भड़काऊ तकरीर करने का इल्ज़ाम लगा था। गुजरात एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया था। सलमान अजहरी के खिलाफ यूएपीए लगाया गया था। मुफ्ती सलमान अजहरी जामिया रियाजुल जन्ना, अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और दारुल अमान के नाम से एनजीओस चलाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। इस्लाम के बारे में उनकी तकरीरों को यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज मिलते हैं। इसीलिए पोलिंग से एक दिन पहले अबू आजमी उनसे वोट दिलाने की गुहार करने गए थे। अबू आजमी और सलमान अजहरी की मीटिंग को बीजेपी ने वोट जिहाद का जीता जागता सबूत बताया। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा, अबू आजमी अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, मौलानाओं से, मुफ्तियों से फतवे जारी करवाएं तो ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी वोट जिहाद का मुकाबला धर्म युद्ध से करने का नारा दे तो वो गलत कैसे हो सकता है। प्रवीण दरेकर ने कहा, मां विकास अघाड़ी के नेता वोटों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, इसका जवाब जनता अपने वोट से देगी। वो वोट जिहाद करे तो चलता है, और हम देशभक्ति से प्रेरित लोगों को धर्म युद्ध की बात करेंगे तो गलत। यह महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति की भूमि है, तो इसी तरह का महाराष्ट्र धर्म निभाना, धर्म युद्ध करना, ये कोई गलत वक्तव्य है, बयान ऐसा मुझे लगता नहीं। लेकिन इसी तरह वोटों का तुष्टीकरण करना, मौलाना मौलवी आदेश देना, ये क्या है? और इसलिए देश मामले है, लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं कि उनको तो फंसाया गया। इनको कुछ शर्म भी आती नहीं। इसी तरह इल्ज़ाम जिनके ऊपर है, उनकी मिलना, उनका वोटों के लिए इस्तेमाल करना, ये उचित नहीं। लोग ये सब चीज़ के खिलाफ है, और उसका नतीजा, परिणाम आपको चुनाव जो कल है उसमें दिखेगा। हालांकि जब बात बढ़ी तो अबू आजमी सामने आए। अबू आजमी ने कहा, बीजेपी ने सलमान अजहरी को 8 महीने तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा। अब वो जेल से छूट कर आए हैं, इसलिए वो तो मुफ्ती सलमान की मिजाज पुरसी के लिए गए थे। इसमें वोट जिहाद कैसे हो गया? अबू आजमी ने कहा कि बीजेपी खुद धर्म के नाम पर वोट मांगती है, इसलिए उसको लगता है कि सब लोग धर्म की राजनीति करते हैं। क्या वोट जिहाद है ये? मौलाना अजहरी साहब 8.5 महीने तक बगैर किसी गलती के इन लोगों ने ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया। उनकी ज़मानत हो गई, फिर उन्होंने वहाँ पे जो डिटेंशन का कानून है उसके तहत बंद कर दिया, उसकी ज़मानत ही नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलाना अजहरी का भाषण कहीं से भी नफरती भाषण, हेट स्पीच नहीं है, उनको ज़मानत मिल गई। और उन्होंने, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या गलत बात है ये? अगर मैं अपने कम्युनिटी में किसी से बात करूँ और उनसे कहूँ कि भाई मेरे लिए आप सपोर्ट कीजिए, तो ये वोट जिहाद है क्या? हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में काम कर रहे हैं। उस वीडियो में जो आप लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें आप मुसलमानों की संख्या गिना रहे हैं, तो आरोप ये लग रहा है कि धर्म के नाम पर आप जिताने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वोट बंटना नहीं चाहिए। जी हाँ, उनके लोग वहाँ अपने यहाँ भाषण कर रहे हैं कि ये 4-5 मुसलमान हैं, आपस में लड़ेंगे, हम जो है चुनकर आ जाएंगे।
तो मैंने बात किया ना कि देखिए ये कैसी बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम जीत कर आएंगे तो मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतार देंगे, हम जीत कर आएंगे तो यहाँ पे जो है कॉमन सिविल कोड लागू कर देंगे। ये सब बातें वहाँ नफरती भाषण हमारे इलाके में कर रहे हैं वो लोग। तो मैंने ये बात किया कि देखिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हमको होशियार रहना चाहिए। ये बीजेपी के लोग चुन कर आएंगे तो अदानी को पूरा गोंडी देना चाहते हैं। इन चीज़ों से होशियार रहिए आप। बीजेपी यही कह रही है कि मुसलमानों की संख्या गिना के धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं आप। वो तो आप रोज कर रहे हैं, बीजेपी तो यही करती है, उसका धंधा यही है। इसके बाद कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने अबू आजमी को सपोर्ट किया। हुसैन दलवाई ने कहा अगर बीजेपी नेता हिंदू धर्मगुरुओं से मिल सकते हैं तो विपक्षी नेताओं के किसी मौलाना से मिलने में क्या दिक्कत है। हुसैन दलवाई ने कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों पर इतने जुल्म ढाए हैं, उनके घर गिराए हैं, इसी वजह से मुस्लिम समुदाय बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहा है। हुसैन दलवाई ने कहा अगर मुसलमान अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ वोट देगा तो इसमें क्या गलत है। भड़काऊ भाषण आजकल सबसे ज़्यादा कोई करता होगा तो फडणवीस साहब कर रहे हैं। उनके सीएम योगी आदित्य जी यहाँ आए, जिस ढंग से बात किए, भड़काऊ कौन करता है। इवन पीएम हमारे आते हैं, क्या बातें करते हैं, शाह साहब आते हैं, क्या बातें करते हैं। भड़काऊ भाषण और धर्म युद्ध की भाषा कौन करता है, ये लोग करते हैं। कोई भी मौलाना ने इस तरह से धर्म युद्ध की बात नहीं की। हिंदू हमारे खिलाफ है, इस तरह से बात कभी किसने भी नहीं की। हालांकि हिंदू हमारे साथ है, हिंदुओं के साथ रहना चाहिए, हिंदू हमारे भाई हैं, इस तरह की भाषा वो करते हैं। बीजेपी के खिलाफ वोट दो ये सारे मुसलमान बोलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी उनको कितनी तकलीफ दे रही है। उनके घर बुलडोजर में गिरा रही है, उनके मस्जिदों में घुसकर लोगों को मार रही है, मस्जिदें गिरा रही है। ये सब जो हो रहा है उसके खिलाफ मुसलमान इकट्ठा आ गया है, तो घर की बात क्या है। अबू आजमी को लगता था सफाई देकर बात खत्म हो जाएगी, लेकिन मामला बढ़ता गया। क्योंकि पहले उलेमा काउंसिल की तरफ से फतवा आया, फिर मौलाना सज्जाद नौमानी ने मुसलमानों से बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की। इसके बाद अबू आजमी का वीडियो सामने आया तो साधु संतों ने हिंदुओं से एकजुट होकर वोट करने की अपील कर दी। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा अगर कुछ लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं तो सनातनी भी इसका मुकाबला करने के लिए धर्म युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर कोई हमारे सनातन परंपराओं को मिटाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है, पहली बात तो ये संवैधानिक नहीं है। जो लोग ऐसे दूसरों की वोट की गारंटी लेते हैं वो लोग ये संविधान का अपमान करते हैं। यहाँ किसी को पुश नहीं कर सकते हम लोग, वोट डालने के लिए किसी को पुश नहीं, हम अपने घर के मेंबरों को नहीं कर सकते। ये संवैधानिक तरीका नहीं है। तो जो ऐसे लोग कर रहे हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहे, हम तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। तो ये कितनी बड़ी षड्यंत्रकारी प्लानिंग है। आप दिल्ली हिला देंगे, फिर दिल्ली कब्जा लेंगे, फिर ये कर लेंगे और हम सब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे क्या? अगर कोई दिल्ली गिराना चाहता है तो हम दिल्ली बचाना चाहते हैं। इसे धर्म युद्ध कहिए या कोई भी युद्ध कहिए, इसीलिए तो हमने धर्म संसद की थी यहाँ पर। उसमें भी कहा गया कि सभी सनातनी एकजुट हों और जो हमारे सनातन को बचाने की बात करे, जो सनातन के लिए खड़ा हो, जो सनातन के लिए रक्षा की बात करता हो, पूरा सनातनी जगत उसके साथ खड़ा है। हमारी एक वोट से अगर हमारा सनातन बचता हो तो हमें अपने वोट का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। बागेश्वर धाम के नाम से लोकप्रिय धीरेन्द्र शास्त्री ने भी वोट जिहाद के खिलाफ हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा जिस तरह से हिंदू बट रहे हैं और मुस्लिम समुदाय एकजुट हो रहा है, ये खतरनाक ट्रेंड है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा सनातन को बचाने के लिए भगवान श्री राम या श्री कृष्ण तो आएंगे नहीं, अब हिंदुओं को खुद एकजुट होकर ताकतवर बनना होगा। हम बट रहे हैं, ऑलरेडी बट रहे हैं, इसलिए वो एक एक करके काट रहे हैं। वो 6% से 22% पहुंच गए, तुम 80 से नीचे आने लगे, क्योंकि तुम कह रहे बच्चे 2 ही अच्छे और चच्चे के बच्चे 30 अच्छे, इसलिए परेशान हो रहे हो तुम। इसलिए आगे चल के तुम्हारे ही परिवार पर, तुम्हारे ऊपर ये अधिकार करेंगे और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। हिंदुओं को आज समझ में नहीं आ रहा है, कल ये चिल्लाएंगे, कल ये रोएंगे। इसलिए आज की शुरुआत तुम आपके इंटरव्यू से इस बात से करना चाह रहे थे, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। बाद में मत कहना कि कोई जगह है नहीं, क्योंकि अब राम नहीं आने वाले हैं, अब कृष्ण नहीं आने वाले हैं,
ये इंतजार में भी मत रहना कि कोई फिर से बुद्ध होंगे, या कृष्ण होंगे, या राम होंगे, या आदि जगत गुरु शंकराचार्य होंगे, या नई क्रांति खड़ी करेंगे। अब आपको खुद को राम बनना पड़ेगा और इन रावणों को पाकिस्तान भी भेजना पड़ेगा। अयोध्या के महंत दिवाकराचार्य ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव एक तरह से धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में सनातनी हिंदुओं को उसी पार्टी का, उसी गठबंधन का साथ देना चाहिए जो वोट जिहादियों को हरा सके। देखिएगा, महाराष्ट्र चुनाव के दृष्टिगत जब आप ध्यान दीजिएगा तो आप पाइएगा कि महायुक्ति जो है उसका स्वरूप धर्म का है और महाअघाड़ी का जो समय स्वरूप है वो अधर्म का है। यानी कि सत्य और असत्य के बीच महायुद्ध है, जिसमें महाअघाड़ी के जिहादी मुस्लिम धर्मगुरु समर्थक वोट जिहाद का आह्वान कर रहे हैं। तमाम हिंदू साथियों को ओट रूपी हवन, ओट रूपी यज्ञाहूत करने का आह्वान करता हूं और ओट जिहाद का यदि कोई कटाक्ष है, कोई काट है, तो इन मुगलों, इन जिहादियों को यदि कोई हरा सकता है तो वो सनातनी धर्मावलंबी ही हरा सकते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में पहले यह नहीं होता था कि धर्मगुरु, मौलाना, मौलवी, साधु, संत, उलेमा सीधे सीधे हिंदू और मुसलमानों से वोट देने की अपील करें। इसकी शुरुआत इस बार लोकसभा चुनाव में हुई थी, जब पुणे में मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुसलमानों से मोदी को हराने के लिए एक मुश्त वोट डालने की अपील की थी। और इस बार विधानसभा चुनाव में मौलाना नोमानी ने एक बार फिर बीजेपी को हराने की अपील की। फतवे जारी हुए। इस बार तो मौलाना नोमानी ने उन उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी जिन्हें वो वोट दिलाना चाहते हैं। जहां तक अबू आजमी का सवाल है, वो मौलाना अजहरी से मिले जरूर, लेकिन ये मीटिंग सीक्रेट थी, पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं थी। लेकिन लगता है कि मौलाना ने इसका वीडियो बनाया और रिलीज कर दिया। इन सारी बातों का रिएक्शन ये हुआ कि साधु संत खड़े हो गए। उन्होंने हिंदुओं से बीजेपी वाले मोर्चे को वोट देने की अपील कर दी। संतों का कहना है कि अगर हिंदू इकट्ठा होकर जवाब नहीं देंगे तो वोट जिहाद कामयाब हो जाएगा। और जब आग दोनों तरफ बराबर लगी हो तो किसको दोष दें और किसको क्लीन चिट दें? मैं तो आपसे इतना कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने जाएं, बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दबाव में आए वोट दें। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी सेवा होगी। महाराष्ट्र के चुनाव में जैसे वोट जिहाद के साथ नोट जिहाद की एंट्री हुई, उसने लोगों को चौंका दिया। असल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े आज एक इसी तरह की कंट्रोवर्सी में फंसे। विनोद तावड़े पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगा। मामला पालघर के नाला सोपारा का है। यहां विरार के एक होटल में सुबह करीब 10 बजे विनोद तावड़े और नाला सोपारा से बीजेपी के उम्मीदवार राजन नायक अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक क्षितिज ठाकुर, उनके पिता और बीवीए के नेता हितेन ठाकुर के सैकड़ों सपोर्टर्स एक साथ होटल में घुस गए। विनोद तावड़े को घेर लिया गया। कुछ लोगों ने 500-500 के नोट लहराकर विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का इल्जाम लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि विनोद तावड़े ने हंगामा करने वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बीजेपी चोर है के नारे लगाते रहे। बात नहीं बन पाई। पुलिस पहुंच गई, इलेक्शन कमीशन की टीम भी पहुंच गई। पुलिस के सामने क्षितिज ठाकुर और हितेन ठाकुर ने कुछ डायरियां दिखाई। दावा किया इन डायरियों में उस पैसे का पूरा हिसाब किताब है जो बांटा जा चुका है और जो भी बंटना बाकी है। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने विनोद तावड़े को अपने साथ बैठाकर वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोक दिया। विनोद तावड़े होटल में करीब 2 घंटे तक हॉस्टेज बने रहे। पुलिस ने विनोद तावड़े को होटल से किसी तरह निकाला और इसके बाद कमरों की तलाशी ली तो होटल के 406 नंबर कमरे से करीब 9.5 लाख रुपए बरामद हुए। इसके बाद 3 एफआईआर दर्ज की गई। 2 एफआईआर बीजेपी के उम्मीदवार राजन नायक के खिलाफ हैं। इनमें से एक एफआईआर में विनोद तावड़े का भी नाम है। तीसरी एफआईआर बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं के खिलाफ है।
विनोद तावड़े जी और अदर कोई जो कार्यकर्ता है वो यहाँ के इलीगल स्टे कर रहे थे। कैनोनशिप खत्म हुआ उसके बाद में जो 48 आवर्स है वो साइलेंस पीरियड रहता है। वो साइलेंस पीरियड में ऐसे बाहर के लोगों को आके ये कॉन्स्टिट्यूंसी में रह नहीं सकते। वो यहाँ आए स्टे किए, इस वास्ते उसके ऊपर भी FIR दाखिल किया है। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग का भी हमारा VVT टीम है, वो भी उसका व्यूइंग होगा। होटल के जो CCTV रिकॉर्ड है वो भी होटल के CCTV रिकॉर्ड भी हमारे पास अभी ताबे में ले रहे। 9,93,500 पैसे मिले हैं और उसका FIR दाखिल किया। वो FIR में उसका डिटेल्स है, CCTV है, क्यों नहीं काम कर रहे, क्यों काम किए, वो जो रिकॉर्ड है तो वो प्रॉपर है कि नहीं। वही तो अभी पुलिस स्टेशन FIR दाखिल हुआ तो पुलिस स्टेशन वो पुलिस डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे। हालांकि पुलिस और इलेक्शन कमीशन के एक्शन से वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता संतुष्ट नहीं है। हितेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि पुलिस और चुनाव आयोग की टीम तावड़े पर एक्शन लेने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। प्रशासन भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है, इसलिए उन्हें जांच पर भरोसा नहीं है। अरे इधर तो अभी पैसे मिले भी है इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने डिक्लेयर करने तो बैग में पैसे है, डायरिया है, जिसको कितना दिया है वो नाम लिखे हुए हैं। कितना पैसा बटा हुआ है? 5 करोड़ लेके आने वाले थे, ऐसा बीजेपी के ही नेता ने मुझे बोला था। अच्छा, कहीं ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा, दबाव बनाया जा रहा आपके ऊपर? उनका ही पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तो दबाव के नीचे ही काम करता है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है। अरे मेरे को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलाउड नहीं, ऐसा कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, ऐसा कहा गया। अरे कमाल है, मतलब जो चौथा स्तंभ है लोकशाही का, उसको भी उनसे भी हमने बात नहीं करने की, ये हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा है। दबाव ही दबाव है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है। बहुत दबाव में काम करते हैं। मेरे को इनसे अपेक्षा ही नहीं कि ये फिर काम करेंगे। अब मैं आपको इस पूरे मामले पर विनोद तावड़े का पक्ष सुनवाता हूं। विनोद तावड़े ने कहा वो कैंपेन नहीं कर रहे थे, चुनाव आयोग के नियमों के दायरे में रहकर कार्यकर्ताओं के साथ होटल के अंदर मीटिंग कर रहे थे। कार्यकर्ताओं को वोटिंग के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना है ये समझा रहे थे। लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होटल में घुसकर हंगामा किया, झूठे इल्जाम लगाए। विनोद तावड़े ने चुनाव आयोग से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, हितेंद्र अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, CCTV फुटेज ले तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। लेकिन नालासोपारा के वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार ने दावा किया कि विनोद तावड़े पर जो आरोप है उन्होंने लगाए हैं उस सबूतों के आधार पर लगाए हैं। लेकिन अब मुंबई पुलिस और इलेक्शन कमीशन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। क्षितिज ठाकुर ने दावा किया उन्हें होटल में कैश बांटे जाने की जानकारी RSS के एक बड़े नेता ने दी थी, इसलिए उन्होंने वहां अचानक रेड की। क्षितिज ठाकुर ने कहा अगर विनोद तावड़े के इरादे नेक थे तो वो छुपकर होटल में क्यों आए। विनोद तावड़े इस इलाके के वोटर नहीं हैं, फिर वोटिंग से पहले यहाँ क्यों आए। क्षितिज ठाकुर ने दावा किया कि होटल में करीब 700 लोगों को पैसा देने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने इन लोगों के वीडियो बनाए, पुलिस से इन लोगों के बैग की जांच करने को कहा, लेकिन पुलिस ने 700 लोगों को चुपके से बाहर निकाल दिया। इसलिए अब उन्हें चुनाव आयोग और प्रशासन की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। RSS के एक सीनियर मेंबर ने, जो हमारे पुराने संबंध थे, उन्होंने सुबह सुबह फोन लगा के बताया कि 9:30 बजे वसई मतदार संघ में जूम के माध्यम से वीडियो कॉल होने वाला है। वापस उन सीनियर जो मेंबर थे उन्होंने फोन लगा के बताया कि 10 बजे इधर मनवेलपाड़ा में जो होटल है वो पूरा होटल बुक किया गया है। 500 से 700 लोगों को
वहां पे बुलाया गया है कि हर बूथ में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होएगा, उसके लिए बुलाया गया है। पैसों का पैसे और क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बता रहे थे कि मैं चुनाव कैसे होता है, क्या सूचना देनी है, उसके लिए मैं आया था यहाँ पर, पैसे बांटने के लिए नहीं आया था। तो 19 लाख जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में आया है, जो शूटिंग में आया है, साथ ही में आपकी मीडिया वाले भी उधर थे, वो 19 लाख किधर से आए फिर? जो 2,500 से लेके 5,000, 10,000, 50,000 के छोटे छोटे एनवेलप्स आपकी शूटिंग में सब आए, मीडिया वालों की शूटिंग में आई है सब। ये बहुत सारा वीडियो घूमा भी। वो सब एनवेलप्स किस वजह से आए थे? ये डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न्स, ये कार्यकर्ता नहीं है। ये जो महिलाएं छुप छुप के बैठी है, बाथरूम में छुप के बैठे थे, रेस्टोरेंट में लाइट बंद करके पूरा रेस्टोरेंट में टेबल के नीचे छुप के बैठे थे, ये तो बहुत कम महिलाएं दिख रही। 500 से 700 लोग थे उधर और ये कार्यकर्ता नहीं थे। ये पैसा डिस्ट्रीब्यूशन के एजेंट ये लोग ने बुलाए थे। 10 से 12 डायरी हमारे हाथ लगी। हमारी विनंती थी कि जो महिलाएं उस जगह पे मौजूद थी, पुलिस डिपार्टमेंट के महिला अधिकारियों ने उन महिलाओं का पर्स वगैरह चेक करने का, सबको विदाउट चेकिंग छोड़ दिया। एक वीडियो में आपको दिख रहा है कि मैं किसी का तो भी बैग ले रहा हूं, वो बैग छोड़ने को तैयार नहीं था। क्या क्या निकला वो बैग में, वो आपको वीडियो में मिलेगा। क्यों ऐसे अलग अलग बैग मिले हमको? 12 डायरी में अलग अलग लोगों का नाम, उसके सामने कितना पैसा दे रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, कितना होने वाला है, ये जवाबदारी ये 500 से 700 लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उधर पूरा मीटिंग बुलाया था। और अगर कुछ गलत हो नहीं रहा था तो तावड़े साहब गोडाउन में छुप के बैठे क्यों थे? जिस दिन मतदान है उसके 48 आवर्स पहले बाहर के सभी आदमियों ने बाहर निकल जाना पड़ता है, ये नियम है। तावड़े साहब पहले वाड़ा में थे, सुबह वाड़ा में क्यों थे? वाड़ा तो उनका मतदार संघ नहीं है। वाड़ा से विरार में आए, विरार में क्यों आए? उनका मतदार संघ नहीं है। 48 आवर्स पहले वो आने नहीं मांगते। जैसे विरार में हंगामा हुआ, विनोद तावड़े पर इल्जाम लगे, तो महाविकास आघाड़ी के नेता एक्टिव हो गए। उद्धव ठाकरे उस वक्त धाराशिव में थे। वोटिंग से पहले तुलजा भवानी के दर्शन करने गए थे। मंदिर से निकलने के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर नोट जिहाद करने का आरोप लगाया। उद्धव ने कहा विनोद तावड़े पैसे देकर विधायक खरीदने, सरकार गिराने और सरकार बनाने के एक्सपर्ट हैं, इसलिए अगर वो होटल में नोट बांट रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि विनोद तावड़े के नोट जिहाद है और इसकी जानकारी बीजेपी के लोगों ने ही लीक की। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है। विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कई कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। सिर्फ केस डालकर भागने की कोशिश नहीं होनी चाहिए या उनको भगाना नहीं चाहिए, कार्रवाई तो जरूर होनी। सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए, अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी, या मिंडे गुट जो है, कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उद्धव ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन संजय राउत ने खुलकर कहा कि विनोद तावड़े को देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर फंसाया गया है। राउत ने कहा कि विनोद तावड़े अनुभवी नेता हैं, पहले भी ये काम करते रहे हैं, कभी पकड़े नहीं गए, फिर अचानक किसकी टिप पर उन्हें पैसे देते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। राउत ने कहा अब जब बात खुली गई है तो बीजेपी को विनोद तावड़े पर कार्रवाई करनी चाहिए। पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना, हाँ बांटेंगे तो कटेंगे नहीं। भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दे। और भी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे बीजेपी की सरकार के। अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहां पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसमें। इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा
तो तावड़े जी है। फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया वहां के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता है कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से कि तावड़े जी को ऊपर नजर रखो, तावड़े जी के पास कौन जा रहा है आ रहा है, और उस बारे में पूरी जानकारी वो जहां बैठे थे काम करने के लिए उन विरोधियों को दे दो। तो ऐसा ही सब कुछ पूरा ड्रामा हो गया। इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया, उस बारे में अब देवेंद्र जी को सामने आकर जनता को बताना पड़ेगा। तावड़े ही क्यों? तावड़े जी एक बहुजन समाज के नेतृत्व है, लीडर है, ओबीसी के लीडर है। मुझे डर लगता है, मराठा है और जिस तरह की राजनीति यहाँ चल रही है बीजेपी के अंदर, तो थोड़ा मन में डर और शंका भी है। लेकिन अगर बीजेपी के पास नैतिकता होगी तो इस नेता के ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने विनोद तावड़े पर चौतरफा हमला बोला, इसलिए बीजेपी के नेता भी विनोद तावड़े के बचाव में खड़े हो गए। चंद्रकांत बावनकुले, प्रवीण दरेकर, सुधांशु त्रिवेदी और देवेंद्र फडणवीस ने विनोद तावड़े पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि विनोद तावड़े के खिलाफ साजिश हुई है, कोई पैसा नहीं मिला, न कोई पैसा बांटा गया। फडणवीस ने कहा कि नाला सोपारा में उनके उम्मीदवार के साथ ही मारपीट हुई। उन्होंने कहा विपक्ष को हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए वोटिंग से पहले इस तरह का फेक नैरेटिव सेट करके चुनाव जीतने की आखिरी कोशिश की जा रही है। देखिए, विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। वो वहां पर केवल कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए गए थे। न कोई पैसा उनके पास था, न कोई पैसा मिला है, न कोई पैसा बांटा गया है। एक प्रकार से प्लान करके हमला बोला गया। हमारे ही जो उम्मीदवार है राजन नाइक, उनको मारा पीटा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया और एक माहौल इस प्रकार से बनाया गया। मैं तो ये कहता हूँ कि कल जो पराजय दिख रहा है, उस पराजय को कवर करने के लिए ये सारी बहानेबाजी चल रही है और इसमें कहीं पर भी विनोद तावड़े इनका कोई दोष नहीं है। एक प्रकार से जानबूझकर उनके ऊपर आरोप लगाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन विरोधी दलों के नेताओं को मौका तो मिल गया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस मामले में नरेंद्र मोदी को घेरा। राहुल ने लिखा, अब मोदी जी बताएं ये पैसा किसकी सेब से आया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कहा कि होटल में नोटों की गड्डियां तो सबने देखी, विनोद तावड़े वहां मौजूद थे, ये सबने देखा, इसलिए अब ये देखना है कि चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है। नाना पटोले ने कहा, आज तो ये क्लियर हो गया कि वोट जिहाद की बात करने वाली बीजेपी नोट जिहाद कर रही है। मेरा सवाल चुनाव आयोग का है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए कोई अलग नियम तो नहीं बनाया होगा, तो पहले चुनाव आयोग ने इनके ऊपर पहले एक्शन लेना चाहिए। और ये वोट जिहाद की बात कर रहे थे, तो क्या बीजेपी नोट जिहाद कर रही है? नोटों के भरोसे लोगों को खरीदकर, लोकतंत्र को खरीदकर चुनाव में जीतना चाहती है। बीजेपी का जो चरित्र है वो सबसे देश के सामने आया है। वो विनोद तावड़े वहां पर क्यों है? 5 बजे कल चुनाव कैंपेन खत्म हो गया, वो तो अपने घर जाना चाहिए। वहां क्या कर रहे थे? वो बोलते मैं चिट्ठी बांट रहा था। अब राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के वो चिट्ठियां बांटेगा, तो ये झूठ अब नहीं चलेगा। झूठ पकड़ा गया है, तावड़े पे एफआईआर होना चाहिए। चुनाव आयोग ने डायरेक्ट सुमोटो है, इस पे एक्शन लेना चाहिए और बीजेपी, तावड़े पे तो करना ही चाहिए, पर बीजेपी पे भी कार्रवाई करना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी की है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि होटल में मीटिंग करना कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है। नोट विनोद तावड़े के हाथ में नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं के हाथों में दिखाई दे रहे हैं। पैसा बांटने का कोई सबूत नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि बहुजन विकास आघाड़ी के नेता होटल में क्या कर रहे थे, उनके पास पैसा कहां से आया। श्री विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से
वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाएं जो उस होटल में चल रही थी। चूंकि वह हाईवे के पास में था तो वो जाकर होटल में बैठक में सम्मिलित हुए और वहीं अनायास वहां के जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। उस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2, किसको पैसा दिया जा रहा था तथा कथित। तीसरी बात यह बताइए कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए? यदि उनके ख्वाबों ख्यालों की जो घटना कहीं हो रही थी तो उन्हें घटना स्थल पर रहना चाहिए था, सभा स्थल पर रहना चाहिए था। अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में, महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। अब से थोड़ी देर पहले विनोद तावड़े फिर सामने आए, उन्होंने फिर सफाई दी, कहा वो तो कार्यकर्ताओं के साथ चाय पीने गए थे। राहुल गांधी, सुप्रिया सुले, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे आरोप लगाने से पहले होटल का सीसीटीवी फुटेज देख लें तो उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। विनोद तावड़े ने कहा कि इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। एक एफआईआर में उनका भी नाम है, लेकिन एक भी एफआईआर में पैसे का कोई जिक्र नहीं है। तीनों एफआईआर कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित हैं। तावड़े ने कहा वो 40 साल से राजनीति में हैं, उनके खिलाफ कभी इस तरह के लेन देन के इल्जाम नहीं लगे। चुनाव से पहले उन्हें बदनाम करने की नीयत से यह सब किया गया। आज मैं वहां से गुजरते समय फोन करके पूछा कैसे चल रहा है। मुझे राजन नाइक उम्मीदवार ने कहा कि हम सब बैठे हैं, आप चाय पीने आ जाओ। मैं चाय पीने गया और 200-250 बूथ प्रमुख थे, तो हितेंद्र ठाकुर जी और उनके बेटे को लगा कि मैं पैसे बांटने आया हूं। वो 200-250 कार्यकर्ता उनके आए, चिल्लाने लगे, हंगामा हो गया। मैंने पुलिस को कहा, चुनाव आयोग को कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो चेक करना है वो कीजिए। जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता है उसके साथ चाय पीने के लिए जाना कुछ गलत नहीं। और मैं 40 साल से राजनीति करता हूं, मेरे जीवन में कभी पैसे का मामला आया नहीं, ये दुनिया जानती है। सुप्रिया सुले, राहुल गांधी और ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वो आके सीसीटीवी फुटेज आके देखे, जो चेक करना है चेक करे। और बाद में ये होने के बाद तो हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ने मेरे को अपने गाड़ी से छोड़ा, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। किसने टिप दी आपके बारे में? किसने? अरे टिप कुछ था ही नहीं, तो टिप क्या देंगे यार? बीजेपी नेता आपके अगेंस्ट साजिश कर रहा है? बिल्कुल नहीं। वैसे पालघर में चुनाव से पहले पैसे बांटने के इल्जाम कोई नई बात नहीं है। पिछले असेंबली इलेक्शन में प्रदीप शर्मा और क्षितिज ठाकुर के बीच मुकाबला था। उस वक्त प्रदीप शर्मा ने क्षितिज ठाकुर पर वोटर्स को पैसे बांटने का इल्जाम लगाया था। इस बार ठीक उसी तरह का इल्जाम क्षितिज ठाकुर विनोद तावड़े पर लगा रहे हैं। नाला सोपारा इलाके में हितेंद्र ठाकुर का सिक्का चलता है। वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। चुनाव के बाद उसी अलायंस के साथ चले जाते हैं जिसकी सरकार बनती है। आज भी इतना विवाद होने के बाद क्षितिज ठाकुर विनोद तावड़े को अपनी गाड़ी से छोड़ने उनके घर गए, लेकिन कल वोटिंग है, इसलिए महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने इससे बड़ा इशू बनाने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब हो गए। अब हकीकत तो इलेक्शन कमीशन की जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन यह कहना पड़ेगा कि पकड़े गए 9.5 लाख पर उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने बता दिए 5 करोड़ और उद्धव को नोट जिहाद का नारा लगाने का अच्छा खासा मौका मिल गया।
कल यूपी में भी 9 असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले आज समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की कि वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिलाओं को पहचान करने के लिए बुर्का हटाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि पोलिंग बूथ पर पुलिस कर्मियों को वोटर्स के पहचान पत्र की जांच करने से रोका जाए, क्योंकि आईडी कार्ड की जांच के बहाने मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोका जाता है। लोकसभा इलेक्शन के दौरान ऐसा हुआ था, इसलिए इस बार आईडी कार्ड चेक करने की जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात चुनाव अधिकारियों को ही दी जाए। समाजवादी पार्टी का इल्जाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस और प्रशासन समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स को डराने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को रेड कार्ड जारी किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी कुछ भी कर ले, इस बार उसके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर जीतेगी। जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर से चुनाव नहीं लड़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं के ताकत पर नहीं लड़ रही। दावा तो ये करते थे कि उनके पास पन्ना प्रभारी हैं। अब वही पन्ना प्रभारी जिलाधिकारी कैसे हो गए, पन्ना प्रभारी उनकी पुलिस फोर्स कैसे हो गई। अभी जो वीडियोस सामने आए हैं, चाहे वो कानपुर से आया हो, कुंदरकी से आया हो, या अभी सुनने में आ रहा है कि रास्ता बदले जा रहे हैं, रास्ते रोके जा रहे हैं। सुरक्षा बल का जो पेट्रोलिंग है या सुरक्षा बल की जो मार्चिंग है, आप समाजवादी पार्टी के जो बूथ है उन्हीं पे क्यों करा रहे हो? आप अपने बूथ पे क्यों नहीं करा रहे हो? आप फोर्स अपने बूथ पे क्यों नहीं ले जा रहे हो? सरकार से यही कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष तो वोट पड़ेगा ही, जनता डालेगी, डरेगी नहीं, डाल के आएगी वोट। और प्रतिशत के हिसाब में देखेंगे तो 100 में से 100% की सीटें हारने जा रहे हैं। और गिनती में तय करेंगे तो 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। अखिलेश यादव को जवाब दिया यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी बुर्के का इस्तेमाल फर्जी वोटिंग कराने के लिए करती है, इसलिए चुनाव आयोग को इस बार पैनी नजर रखनी चाहिए। बुर्का पहनकर पोलिंग बूथ पर पहुंचे वोटर्स की पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुलकर कहा, नकाब उठाकर पहचान करना गलत नहीं है। सिर्फ यूपी नहीं, जहां जहां वोटिंग होनी है हर जगह वोटर्स की पहचान होनी चाहिए, और अगर कोई नकाब हटाने का विरोध करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। 2017 के इलेक्शन से हर बार यही दिखाई दे रहा है। हर बार अखिलेश यादव यही इल्जाम लगाते हैं कि पुलिस समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स को वोट डालने से रोक रही है। पोलिंग बूथ के बाहर मुस्लिम महिलाओं को जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में वोटर्स को घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये सारे इल्जाम अखिलेश यादव ने 2017 में, 2022 में और 2024 के चुनाव के वक्त लगाए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इस तरह के इल्जाम वोटिंग के दिन लगते थे, इस बार वोटिंग से पहले लगा दिए गए हैं। इसीलिए बीजेपी के नेताओं का कहने का मौका मिला कि अखिलेश यादव को पता है 23 नवंबर को नतीजा क्या आएगा, इसलिए वोटिंग से पहले हार के बहाने तलाश रहे हैं। झारखंड में कल दूसरे और फाइनल फेज के लिए 38 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले पप्पू यादव का एक वीडियो काफी चर्चा में है। कैंपेन के दौरान पप्पू यादव झारखंड की गांडे सीट पर हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। पप्पू यादव ने अपनी गाड़ी के आसपास खड़े लोगों से पूछा कि कल्पना सोरेन को आशीर्वाद देंगे या नहीं, तो वहां खड़े लोगों ने कहा आशीर्वाद तो जरूर मिलेगा, लेकिन वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट तो बीजेपी को देंगे। बिहार से देश से चल के अपने माँ के पास आए,
और अपने खून से हम आशीर्वाद देंगे। दीजिएगा ना आशीर्वाद? बेटी दीजिएगा ना? ओ बिटिया दीजिएगा ना? जो अब जोर से नहीं बोलिएगा तो नहीं दीजिएगा ना आशीर्वाद? नहीं देंगे, हम लोग बीजेपी में देंगे। बीजेपी में देंगे। बीजेपी में? हाँ। क्यों बेटा? क्योंकि इतना दिन तक क्या किया? जेएमएम 5 साल से इतना दिन तक क्या किया? 20 साल बीजेपी था, वो क्या किया? बहुत कुछ किया है। करने से कुछ हो जाएगा बेटी? बहुत कुछ हुआ है। राम मंदिर बनाने का। पप्पू यादव को लगता था कि लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, पर आजकल जनता बहुत बेबाक है, जागरूक है। लोगों ने मोदी की तारीफ करके पप्पू को चक्कर में डाल दिया और उन्होंने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। कल महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। यूपी की 9 सीटों पर बाई इलेक्शन है और झारखंड में भी दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग होगी। आपको दिन भर वोटिंग के पल पल का हाल बताने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स कल सुबह से ही फील्ड पर मौजूद होंगे। हमारी स्पेशल कवरेज सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी। आप जरूर देखिए अब की बार किसकी सरकार। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तमाम कोशिशों के बावजूद पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 से ऊपर था। हालांकि थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी। पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में आज एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल किया गया, पानी का छिड़काव किया गया। ग्रैफ 4 के तहत तमाम तरह की पाबंदियों को सख्ती से लागू कराया जा रहा है, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं दिख रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर यही हाल रहा, आसमान में स्मॉग की मोटी चादर छाई रही, तो अगले 2 हफ्ते तक तो दिल्ली वालों को जहरीली हवा में ही सांस लेना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चूंकि सर्दी बढ़ रही है, टेम्परेचर और गिरेगा, ऐसे में विंड स्पीड न बढ़ी, बारिश न हुई, तो दिल्ली वालों को फरवरी तक पॉल्यूशन की मुसीबत इसी तरह झेलनी पड़ेगी। जैसे अभी तक हो रहा है कि अब इंजन ऑन ऑफ कर दो या स्मोक टावर लगा दो, ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये तो एक दिखावा है। जैसे इस साल अब बात हो रही है कि हम क्लाउड सीडिंग कर देते हैं, आर्टिफिशियल रेन कर देते हैं, ये सब बकवास है। हर रोज ये विंड स्पीड और कम होते जाएगी, तापमान और कम होते जाएगा। अगले 2 हफ्ते मेरे को लगता है कि हम सिवियर प्लस कैटेगरी में ही रहेंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा उससे कैसे निकलेंगे। और फिर जो हमारा विंटर का है, मतलब सिवियर कैटेगरी तो ये रहेगा। मतलब फरवरी 15 तारीख तक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि 400 से कम ये कैसे लेवल आएगा। अगर एक इमरजेंसी की तरह इसको हम नहीं ट्रीट करेंगे तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, ये मतलब घर से बाहर खेलने के लिए नहीं जा पाएंगे। ये तो मतलब फरवरी क्या, ये तो होली तक चलेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को बारिश या तेज हवा ही पॉल्यूशन से बचा सकती है। अब बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही, इसलिए अब क्लाउड सीडिंग के जरिए दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने के ऑप्शन पर विचार हो रहा है। आज दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखकर आर्टिफिशियल रेन के ऑप्शन पर विचार के लिए तुरंत मीटिंग बुलाने की मांग की। गोपाल राय ने कहा वो भूपेंद्र यादव को पहले भी 3 बार चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में दखल देना चाहिए। आर्टिफिशियल रेन होगी नहीं होगी, कैसे होगी, ये निर्णय तो अभी मीटिंग के बाद तय होगा। परमिशन केंद्र सरकार देगी या नहीं देगी, ये भी मीटिंग के बाद तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास एक बैठक बुलाने की फुर्सत नहीं है, या जानबूझ करके नहीं बुलाई जा रही है, यह समझ के परे है। शायद हमने विदेश में भी किसी दूसरे देश के मंत्री से भी इतना अगर रिक्वेस्ट की होती तो वो भी मीटिंग बुला लेते। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि हस्तक्षेप करिए। देश आपके हवाले है, पूरा आधा देश परेशान है इस इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी से। अपने मंत्री साहब को बोलिए कि एक मीटिंग तो बुलाएं। नेता चाहे कितनी भी बातें कर लें, एक दूसरे पर कितने भी आरोप लगा लें, किसी के पास दिल्ली के पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मोटी सी बात यह है,
अगर तेज हवा चलेगी तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, अगर बारिश होगी तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। हवा चलाना किसी के बस में नहीं है, लेकिन कुछ लोग आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहे हैं, बनावटी बारिश जो क्लाउड सीडिंग के जरिए की जाती है। कई लोगों ने पूछा, अगर दुबई में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई जा सकती है तो ये दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? दिल्ली में तो लोगों की जान पर बनी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 2021 में आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश की गई थी, पर नाकाम रही। इसका कारण यह है कि क्लाउड सीडिंग के लिए थोड़े बहुत बादल होना जरूरी होता है, हवा में मॉइस्चर होना जरूरी होता है, पर सर्दियों में दिल्ली की हवा ठंडी और ड्राई होती है। क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन का प्रोसेस हवा के मॉइस्चर को बारिश में कन्वर्ट करता है। अगर बादल होते, ह्यूमिडिटी होती, तो प्रेशर बनाकर बरसात की जा सकती थी, लेकिन जानकार कहते हैं कि दिल्ली में इस समय तो ये संभव नहीं है।